दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मैं साफ तौर पे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर इस देश में टू नेशन थ्योरी की किसी ने नींव रखी थी तो 1935 में अहमदाबाद में हिंदू महासभा के सेशन में सावरकर ने रखी थी, कांग्रेस पार्टी ने नहीं रखी थी। नागरिक का संशोधन विधेयक 2019 सरकार ने आज इस सदन में पेश किया है, उसके विरोध में खड़ा हुआ और हमारा विरोध इस विधेयक के साथ ये है कि ये असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, जो संविधान की मूल भावना है उसके खिलाफ है और जिन आदर्शों पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे संविधान की संरचना की थी उसके बिल्कुल विरुद्ध है। बहुत वर्ष पहले जब यूनान में गणराज्य हुआ करते थे तब वहां पे नागरिकता का सिद्धांत उत्पन्न हुआ। उसके बाद जब 1648 में वेस्टफेलिया की संधि हुई तो ये नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट था इसके ऊपर अमली जामा पहनाया गया। वक्त बदलता गया, जो सत्ता थी वो राजाओं के हाथ से जनता के हाथ में गई और 1947 में जब भारत आजाद हुआ, जब अंग्रेजी साम्राज्यवादों को यहां से भगाया तो भारत की जो संविधान सभा है उसने संविधान की संरचना के ऊपर अपनी चर्चा आरंभ की। 10 अगस्त 1949 को 10 अगस्त 1949 डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर उस संविधान सभा में बोलते हुए उन्होंने कहा, एक्सेप्ट वन अदर आर्टिकल इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, I do not think that any other article has given the drafting committee such a headache as this particular article. और उस समय संविधान के निर्माताओं ने यह बात तय की कि नागरिकता के 2 आधार होंगे। पहला आधार भूगोलिक और दूसरा आधार खून के रिश्तों के ऊपर आधारित होगा। धारा 5 से लेकर 11 को भारत के संविधान में शामिल किया गया। उसके बाद 1955 में नागरिकता का कानून बना और उसमें यह बात तय की गई, सुनिश्चित की गई कि नागरिकता के 4 मापदंड होंगे। सबसे पहले जन्म, दूसरा डिसेंट, तीसरा पंजीकरण और चौथा नेचुरलाइजेशन। और उसके बाद 2019 तक उस कानून को 8 बार संशोधित किया गया। ये जो विधेयक लाया गया है ये धारा 14, धारा 15, धारा 21, धारा 25 और 26 जो संविधान की है उसके बिल्कुल खिलाफ है। धारा 14 क्या कहती है, इसका क्या माने है अध्यक्ष जी? इसका माने है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो भारत का नागरिक है या नहीं, उसको भारत के कानून के सामने बराबरी की नजर से देखा जाएगा। और ये जो कानून आज लाया गया है, विधेयक लाया गया है, ये उस बराबरी को समाप्त करता है। इसी तरह से अगर आप धारा 15 को देखें, धारा 15 में ये कहा है कि आप किसी नागरिक के साथ धर्म, जात या समुदाय को लेकर भेदभाव नहीं करेंगे। इसी तरह से अध्यक्ष जी जो धारा 21 है जो ये कहती है कि जो भी कानून बनाया जाए इट शुड बी इक्विटेबल, इट शुड बी जस्ट, इट शुड बी फेयर, इट शुड बी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। और ये चारों मापदंड के ऊपर ये जो विधेयक है ये पूरी तरह से गिरता है। इसी तरह से 1973 में जब उच्चतम न्यायालय ने केशव नंद भारती का फैसला दिया तो उन्होंने कहा कि भारत के संविधान का तो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये जो मूलभूत सिद्धांत है, जो मूलभूत ढांचा है हमारे संविधान का,
जो ये कहता है कि हर कानून पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, आज जो ये विधेयक आया है, ये विधेयक उस बेसिक स्ट्रक्चर का, उस मूलभूत आधार का भी उल्लंघन करता है। इसके साथ साथ अध्यक्ष जी कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियां भी हैं। उसमें सबसे बड़ी संधि है रिफाउलमेंट की, जिसे कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। उसमें यह साफ तौर पे कहा गया है, अगर कोई भी शरणार्थी, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी मजहब का हो, चाहे किसी फिरके से ताल्लुक रखता हो, अगर वह आपके यहां पर आके पनाह मांगे तो आप उसको पनाह देने से इनकार नहीं कर सकते। ये बात सही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की शरणार्थियों की संधि है, उसके ऊपर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए, पर जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है टॉर्चर के खिलाफ, उसकी धारा 3 में यह साफ तौर पे लिखा गया है कि रिफाउलमेंट उसका अटूट अंग है। और इसलिए जब भी कोई शरणार्थी भारत आता है, हमारी शरण मांगता है, तो हमको ये नहीं देखना कि उसका धर्म क्या है, उसका मजहब क्या है, उसका फिरका क्या है। अगर वो मानवीय कारणों से आकर हमसे शरण मांगता है तो ये हमारा कर्तव्य बनता है, जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि हमने उस अंतर्राष्ट्रीय संधि के ऊपर हस्ताक्षर किया है कि हम उसको रैटिफाई नहीं किया। होम मिनिस्टर साहब साइन किया है, रैटिफाई नहीं किया, साइन किया है। तो हमने रेटिफाइड नहीं किया है। गृह मंत्री जी, इस देश ने रेटिफाइड नहीं किया है। सदन में रिकॉर्ड क्लियर रहना चाहिए। गृह मंत्री जी, जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है उसको रेटिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ सिविल और पॉलिटिकल राइट्स है, जिसके ऊपर आपने हस्ताक्षर किए हैं, रिफाउलमेंट उसका अटूट अंग है। तो चाहे आपने उसको रेटिफाई किया है या नहीं किया है, उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आपने इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को रेटिफाई किया है, जिसमें रिफाउलमेंट साफ तौर पर लिखा गया है। तो रेटिफिकेशन की प्रक्रिया क्यों रखी है? अगर रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं है तो प्रक्रिया क्यों रखी गई? गृह मंत्री जी, आपने इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ सिविल और पॉलिटिकल राइट्स रेटिफाई किया है कि नहीं किया है? मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर किया है तो रिफाउलमेंट उसका अटूट अंग है। मैं आपको दिखा दूंगा, अध्यक्ष जी, और ये बहुत ही एक विचित्र कानून है। ये बहुत ही, मीनाक्षी जी जब आपकी बारी आएगी बोल लीजिएगा, ये एक बहुत ही विचित्र कानून है। अध्यक्ष जी, बांग्लादेश के लिए एक कानून, और नेपाल और भूटान के लिए दूसरा कानून, अफगानिस्तान के लिए एक कानून, मालदीव्स के लिए दूसरा कानून, ये श्रीलंका के लिए एक और कानून। मैं ये पूछना चाहता हूं, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन रीजंस में लिखा है कि जिन तीनों देशों का जिक्र किया गया है, उनका जो राजधर्म है वो इस्लाम है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मालदीव्स का राजधर्म क्या है? क्या चैप्टर 10 आर्टिकल 10 जो मालदीव्स का संविधान है, उसमें यह नहीं लिखा गया कि उनका राजधर्म इस्लाम है? तो इसलिए इस बिल में पूरी तरह से विरोधाभास है और इसको दोबारा से देखने की जरूरत है। आज गृह मंत्री जी ने यह कहा कि यह बिल धारा 14 का जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है उसके ऊपर खरा उतरता है। मैं अध्यक्ष जी ये बताना चाहता हूं कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन का आधार क्या है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन का आधार यह है कि इक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अनइक्वल्स। और इसका ये क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति जब भारत आता है तो वो शरणार्थी है, तो उसमें आप ये नहीं देख सकते कि ये शरणार्थी एक धर्म का है या दूसरे धर्म का है। जब वो शरणार्थी है तो ये आपका फर्ज बनता है कि उसको बराबरी का दर्जा दिया जाए और उसको बराबरी की नजर से देखा जाए। अध्यक्ष जी, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि ये जो विधेयक है ये भारत की परंपरा के भी खिलाफ है। जब 5वीं से लेकर 8वीं सदी के बीच पर्शिया से जब पारसी भाग के आए, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, तो गुजरात में जब संजन पहुंचे तो वहां के जो राजा थे, उनका नाम था जादव राणा, उन्होंने
उन पारसियों को एक भरी हुई गड़वी दूध की भेजी। कहने का तात्पर्य यह था कि यहां बहुत लोग हैं, आपके लिए जगह नहीं है। उन्होंने, पारसियों ने उस दूध की गड़वी में शक्कर मिला दी और उन्होंने कहा कि हम शक्कर की तरह आपके समाज में घुल जाएंगे। ये भारत की परंपरा है, ये भारत का मूलभूत सिद्धांत है कि जो हमारी शरण में आया, हमने उसका धर्म नहीं देखा, हमने उसका मजहब नहीं देखा, हमने उसका फिरका नहीं देखा, हमने मानवीय आधार के ऊपर उसको शरण दी है। हम शरणार्थियों को पनाह देने के बिल्कुल खिलाफ नहीं। हम सरकार से ये चाहते हैं कि आप एक व्यापक कानून लेके आइए, एक व्यापक रिफ्यूजी लॉ लेके आइए। आप इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर एक कानून लेके आइए, जो कानून धर्म फिरके से ऊपर उठ के ये जो बहुत ही संवेदनशील समस्या है, उस संवेदनशील समस्या को बहुत ही एक पैनी नजर से देखता है। आखिर में अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब सदन में ऐसे संवेदनशील मुद्दे के ऊपर बहस होती है तो कभी कभी सत्ता पक्ष के लोग उत्तेजित हो जाते हैं। आज गृह मंत्री जी ने कहा कि भारत के विभाजन के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार थी, धर्म के नाम पे। मैं साफ तौर पे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर इस देश में टू नेशन थ्योरी की किसी ने नींव रखी थी तो 1935 में अहमदाबाद में हिंदू महासभा के सेशन में सावरकर ने रखी थी, कांग्रेस पार्टी ने नहीं रखी थी। अध्यक्ष जी बैठ जाइए, जब आपका मौका आएगा बोलिए। अध्यक्ष जी, मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि ये सत्ता पक्ष जानता है कि ये विधेयक क्यों लेके आए हैं। हम भी जानते हैं कि ये विधेयक क्यों लेके आए हैं और ये जनता भी जानती है कि ये विधेयक क्यों लेके आए हैं। पर मैं सिर्फ सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि इतिहास की आंखों ने वो फलक भी देखे हैं, लम्हों ने गलती की और सदियों ने सजा पाई है, और आज आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। और मैं इस विधेयक का पुरजोर विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।